नमस्कार बच्चों। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम पिछले 2-3 वीडियोस में चर्चा लगातार कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर के प्राचीन यूनानी चिंतन में किस प्रकार से राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ। और उसके बाद लगातार एक बात महत्वपूर्ण है बच्चों, वो ये है कि हमें यह समझना है कि राजनीतिक सिद्धांतकार आखिर करता क्या है, उसका कार्य क्या होता है। तो बहुत सरल शब्दों में यदि मैं आपको यह बताऊं कि राजनीतिक सिद्धांतकार का कार्य है कि अपने समय में, अपनी परिस्थिति में, जिन परिस्थितियों में वो रहता है, जिस देश में वो रहता है, जिस वातावरण में वो पला बढ़ा होता है, क्योंकि हम राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उन राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति उसका सूक्ष्म अवलोकन होता है और वह यह जानने का प्रयास करता है कि उसके समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं या उसके समय की जो राजनीतिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण क्या है और उन परिस्थितियों को क्या अधिक बेहतर बनाया जा सकता है, या यदि विभिन्न प्रकार के, किसी प्रकार के यदि संघर्ष है उस राजनीतिक समाज में, उस देश में, उस कालखंड में भी, तो उन संघर्षों के कारण क्या हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतकार क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांतकार लगातार अपनी अनुक्रियाएं देता है, अपने रिस्पॉन्सेस देता है, रिस्पॉन्ड करता है वो परिस्थितियों के लिए, और उन्हीं बातों को वो सिस्टमेटिकली, बहुत व्यवस्थित रूप से लेखबद्ध करने का प्रयास करता है। और जो भी उसके विचार होते हैं उसके लिए वो लेखन का कार्य करता है। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांतकार जो एग्जिस्टिंग फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उन तथ्यों का अवलोकन तो वो करता है, लेकिन देखिए, मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि राजनीतिक सिद्धांतकार उन तथ्यों के अस्थायी चरित्र पर विचार नहीं करता। जैसे कि किसी देश में मान लिया कोई घटना घटी और हम यदि मतदान व्यवहार का यदि उदाहरण लेते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि भाई किसी देश में या भारत में ही मुसलमानों का 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा व्यवहार क्यों रहा, या 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत क्यों हुई। तो ये जो तात्कालिक घटनाएं हैं, इन तात्कालिक घटनाओं से सीधा सीधा राजनीतिक सिद्धांतकार का वास्ता नहीं रहता, लेकिन राजनीतिक सिद्धांतकार का वास्ता किससे रहता है कि उस युग की समग्र जो तथ्यात्मक स्थिति है, उस युग का जो समग्र चरित्र है वो ऐसा क्यों है। यानी कि तथ्यों के अस्थायी चरित्र पर सिद्धांतकार का ध्यान नहीं रहता, वरन उन तथ्यों के पीछे काम करने वाला जो स्थायी तत्व है, उस स्थायी महत्व की चीज को वो सिद्धांतकार खोजने का प्रयास करता है। तो इसलिए हमने ये कहा कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत 2500 साल तक चला। तो अब 2500 साल में तो ऐसा तो नहीं है ना कि परिस्थितियां नहीं बदली, वरन 2500 साल से तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं और सभी देशों में अलग अलग प्रकार से संस्थाओं का विकास हुआ है, राजनीतिक उठापटक हुई है, राजतंत्रों का उत्थान हुआ, फिर राजतंत्रों का पतन हो गया, निरंकुश राजतंत्र आए, फिर धर्म राज्य आए, फिर सभी देशों में लंबे संघर्ष हुए, लोकतंत्र आया, कहीं पर खूनी क्रांतियां हुई, कहीं पर जो है वो भारत जैसे देश में अहिंसात्मक आंदोलन हुए। तो कितना कुछ बदल जाता है हजारों सालों में, लेकिन इतने बदलाव के बावजूद भी हम इस पूरे कालखंड को ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के एक ही कालखंड, एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं।
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये जो सिद्धांतकार रहे, इन सिद्धांतकारों ने किसी एक विशेष लाइन पर चल करके व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं किया, वरन जिसको जैसा समझ में आया, बिना किसी आपसी कनेक्शन के, जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा ही लिख डाला। हॉब्स ने ये नहीं देखा कि मैकियावली ने ऐसा लिखा है तो इसके बाद में अब उसके आगे मुझे ऐसा लिखना है, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। और हॉब्स ने जो बात कह दी तो उसके बाद लॉक ने ये सोचा भी नहीं था कि अच्छा हॉब्स की निरंतरता में मुझे यह बात कहनी है या इसके आगे का मुझे ये बात बढ़ानी है। नहीं, हॉब्स को जैसा परिस्थितियां दिखी, हॉब्स ने उन परिस्थितियों का चित्रण कर दिया और अपना समाधान प्रस्तुत किया। लॉक को जैसी परिस्थितियां दिखी उन्होंने वैसा समाधान किया। और तो इस तरह से क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े, यानी कि खंड खंड अध्ययन हुआ राजनीतिक, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। और उस खंड खंड अध्ययन में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के ऐसे जैसे एक महान समुद्र होता है ना, उसमें छोटे छोटे द्वीप बनते चले जाते हैं और उन द्वीपों का एक द्वीप से दूसरे द्वीप के साथ कोई भी किसी तरह का संबंध नहीं होता, निरंतरता नहीं होती है। तो ठीक वैसे ही लेकिन हाँ, यदि अगर एक उसके भीतर के जो मूलभूत प्रवृत्ति को यदि हम समझने की कोशिश करें तो वो हमें ज़रूर समझ में आ जाती है। और वो मूलभूत प्रवृत्ति वही है कि इन्होंने काल्पनिक और दार्शनिक पद्धतियों का सहारा लेकर के, इन सभी में से किसी की भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी, ये इनकी एक कॉमन यूनिफॉर्मिटी है इन सभी सिद्धांतकारों की। ये सभी या तो दार्शनिक पद्धति से उन्होंने अध्ययन किया, किसी ने कानूनी पद्धति से अध्ययन किया, किसी ने ऐतिहासिक पद्धति से अध्ययन किया। इन सभी का जोड़ जो है वो संस्थात्मक अध्ययनों में रहा। संस्थाएं कैसे बदलती है? संस्था का अर्थ क्या है? राजनीतिक समूह, जो औपचारिक राजनीतिक समूह होते हैं वो, जैसे राज्य एक संस्था है क्योंकि औपचारिक रूप से उसका निर्माण हुआ है, संसद एक संस्था है, राजा एक संस्था है। तो ये औपचारिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, तो इनका अध्ययन जो था वो मूलतः औपचारिक संस्थात्मक अध्ययन की सीमाओं में ही रहा। एक और महत्वपूर्ण बात जो इन सभी विचारकों, इन सभी सिद्धांतकारों के लिए जो है वो एक सामान्य कॉमन थी, वो यह है कि इन सभी ने मूल्य भारित अध्ययनों पर बल दिया। अर्थात इन्होंने यह देखा कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, दो चीज होती है हमारे सामने। जब तथ्य होता है, जो राजनीतिक वास्तविकता है, जो राजनीतिक परिघटना है, उस पर कोई दो प्रकार से विचार कर सकता है। अब यदि एक व्यक्ति इस प्रकार से विचार करता है कि उसके सामने जो तथ्य है, उस तथ्य को वो देख करके वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है कि यह चीज गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब कैसा होना चाहिए उसके बारे में वो अपनी विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो जो है उसको देखना ही पड़ा, किंतु जो है उस पर अधिक चिंतन नहीं किया, उस पर अधिक अध्ययन नहीं किया। ज्यादा बल किस पर दिया कि जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए जो ऐसा होना चाहिए और जो कैसा होना चाहिए उसके अध्ययन में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सबने यही किया, प्लेटो ने यही किया। प्लेटो ने जीवन भर जो 28 से 30 पुस्तकें लिखी राजनीति के क्षेत्र में, उन सभी पुस्तकों का जो ध्येय, जो मूल, जो उद्देश्य था वो ये था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना कैसे की जाए। तो जो दूसरा व्यक्ति है जो तथ्यों का अध्ययन करता है, अब वो तथ्यों का अध्ययन करके वो क्या होना चाहिए इस प्रश्न के पचड़े में नहीं पड़ता, वो इस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं देता कि क्या होना चाहिए, वरन वो इसी बात पर अब विचार करता है कि यह जो तथ्य है, यह जो समस्या है, यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इस समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या थे। फिर वो एक एक कारण पर विचार करता जाता है। तो वो ये देखता है कि अच्छा, इस समस्या का ये कारण है, तो ये कारण कब उत्पन्न हुआ, इस कारण के पीछे कोई दूसरे कारण जिम्मेदार थे कि नहीं थे,
क्या उन कारणों को हटाया जा सकता था? तो उसी तथ्यात्मक स्थिति के बारे में, उसी समस्या के बारे में वो विस्तार से अध्ययन करता है, विभिन्न कारणों को ढूंढता है, उनका वर्गीकरण करता है, उनका अध्ययन करता है, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या करता है और उनका एक सामान्य निष्कर्ष देने का प्रयास करता है। यह कैटेगरी किसकी है? यह कैटेगरी दूसरी है। इस दूसरी कैटेगरी से किसी भी राजनीतिक सिद्धांतकार ने अध्ययन नहीं किया परंपरागत की सीमाओं में रहते हुए। इसलिए जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, उन सबकी अध्ययन पद्धतियां जो थी वो मूलतः क्या थी? दार्शनिक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, यानी कि उन्होंने उन संस्थाओं के इतिहास का अध्ययन कर लिया, इतिहास का केवल वर्णन कर दिया और छोड़ दिया, या कानूनी अध्ययन किया, अर्थात किसी देश का संविधान कैसा है, संविधान का अध्ययन कर लिया और उस संविधान की संस्थाएं कैसी हैं। यानी कि ज्यादातर ने वर्णनात्मक अध्ययनों पर जोर दिया, किसी ने भी विश्लेषण का प्रयास, व्याख्या का प्रयास वैज्ञानिक संदर्भों में नहीं किया था। तो एक और इसकी जो विशेषता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, वो ये है कि यदि क्षेत्रीय दृष्टि से देखें तो ये जितना भी प्लेटो से लेकर के, और अगर हम 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स तक की बात करें तो ये सभी यूरोपीय संदर्भों में अध्ययन थे। यानी कि पृथ्वी में 6 महाद्वीप हैं और 6 महाद्वीपों में ही आप ये देखिए कि एशिया की सभ्यता हजारों सालों से चल रही है। अमेरिका में भी जो है वो रेड इंडियंस रहा करते थे किसी समय में। अफ्रीका में भी सभ्यता का उत्कर्ष जिस भी रूप में, जनजाति रूप में भी हुआ तो भी वो बहुत पहले हो गया। किंतु मिस्र की सभ्यता उत्पन्न हुई, चीन की सभ्यता उत्पन्न हुई, किंतु जिसे हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो भी अध्ययन किया गया, जिन भी विचारकों को सम्मिलित किया गया, वो यूरोसेंट्रिक थे, अर्थात उन्होंने केवल यूरोपीय राजनीति वाले देशों का ही अध्ययन किया था। वो सिद्धांतकार स्वयं यूरोप के ही निवासी थे और उनके लिए यूरोप के बाहर का जो क्षेत्र है, जो दुनिया है, वो असभ्य थी, बर्बर थी, या उनके बारे में वो जानते नहीं थे। वो स्वयं को ही श्रेष्ठ मान करके व्यवहार करते थे और उनके लिए ये था कि यूरोप ही दुनिया का केंद्र है और यूरोप की प्रकार की संस्थाएं ही पूरी दुनिया में आरोपित हो। तो एक प्रकार का श्रेष्ठता का भाव, और तो इसलिए इनके अध्ययन कैसे थे, इसी से एक और विशेषता निकल करके आती है कि परंपरागत राजनीतिक जो चिंतन है वो संकीर्ण था। संकीर्ण कई अर्थों में, एक तो क्षेत्र की दृष्टि से संकीर्ण कि ये यूरोप तक सीमित था, दूसरा इस दृष्टि से संकीर्ण कि इस दृष्टि से संकीर्ण रहा इनका अध्ययन कि इन्होंने यूरोप की राजनीतिक संस्थाओं को और केवल उसी कालखंड का अध्ययन किया जो यूरोप के लिए महत्वपूर्ण था, अन्य बातों को इन्होंने नहीं लिया। फिर संकीर्ण इस रूप में भी था कि इन्होंने केवल औपचारिक अध्ययनों तक ही अपना ध्यान केंद्रित किया और वास्तव में तथ्य कैसे काम करते हैं उस तथ्यों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। तो इस प्रकार से ये जो परंपरागत राजनीतिक अध्ययन है, ये चले तो बहुत लंबे, इनका कालखंड बहुत बड़ा था, किंतु ये हर प्रकार से संकीर्ण थे। इनकी राजनीति, इनके अध्ययन करने की पद्धति में संकीर्णता थी। ये मूल्य भारित अध्ययन थे, ये औपचारिक अध्ययन थे, ये संस्थात्मक अध्ययन थे और ये यूरोप केंद्रित अध्ययन थे और इन्होंने किसी भी प्रकार की एक दूसरे सिद्धांतकार से तारतम्यता बनाए बिना खंड खंड अध्ययन किया था, द्वीपवत अध्ययन किया था। इनके अध्ययनों में वो एक बाहरी समानता नहीं थी जो कि वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता होती है। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है कि पिछले वैज्ञानिक ने जहां काम छोड़ दिया है, जहां पिछले वैज्ञानिक का निष्कर्ष आ जाता है, आने वाला वैज्ञानिक उसी निष्कर्ष को आगे बढ़ा करके अपना अध्ययन प्रारंभ करता है और उस अध्ययन को कुछ आगे ले जाकर छोड़ता है। जैसे मान लिया कि इस बिंदु से यदि किसी वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया
और इस बिंदु पर ला करके छोड़ दिया, तो आगे वाला बिंदु फिर वहां से शुरू नहीं करेगा, वो यहाँ से शुरू करके और फिर और आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ज्ञान के विकास में प्रत्येक पीढ़ी अपना योगदान देती चली जाती है। ऐसा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में नहीं हुआ, और जो विकास है वो केवल व्यक्तिनिष्ठ बन करके रह गया। एक और यह विशेषता भी है व्यक्तिनिष्ठता की। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन थे ये। व्यक्तिनिष्ठता का अर्थ क्या होता है कि व्यक्तियों ने जैसा सोचा, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने, दार्शनिकों ने जैसा सोचा, वो सोच ही उनके अध्ययन में हावी रही। ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं थे। वैज्ञानिकता का एक गुण होता है वस्तुनिष्ठता, कि कोई भी व्यक्ति आकर के अध्ययन करे लेकिन निष्कर्ष वही आएगा, ऐसा नहीं था। वरन यहाँ पर क्या हुआ कि मैं आई तो मेरे निष्कर्ष दूसरे थे, आप आए तो आपके निष्कर्ष दूसरे रहे। जो भी व्यक्ति आया वो अपने साथ का इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने बचपन की पढ़ाई, इन सब के कारण जो जैसा वर्ल्ड व्यू, जैसी उसकी दुनिया की छवि बनी उसके मन में, उसके रिस्पॉन्सेस वैसे ही आए। तो इस तरह से ये इन निष्कर्षों में भी एक रूपता नहीं थी, और ये बहुत ही विरोधाभासी अध्ययन थी। लेकिन इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की इन विशेषताओं में ऐसा नहीं है कि केवल आलोचना ही आलोचना है। इन अध्ययनों की सबसे बड़ी जो मुख्य बात यह थी, परंपरागत की सीमाओं में रहते हुए, कि इन्होंने उस आदर्श की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जिसकी तरफ प्रत्येक मनुष्य पहुंचना चाहता है। उन्होंने राजनीति की जटिल वास्तविकताओं का अध्ययन कर केवल अध्ययन ही नहीं किया, वरन उन्होंने एक डॉक्टर की तरह, एक चिकित्सक की तरह इसका समाधान भी बताया कि इस चीज को इस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। इन्होंने हमेशा ही मूल्यों को तथ्यों से ऊपर रखा। उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के भीतर की अच्छाई को उस पशुवत मनुष्य से हमेशा ऊपर रखने का प्रयास किया। मनुष्य में एक मूलभूत अच्छाई है, और मनुष्य उस अच्छाई के सहारे और अधिक अच्छा बन सकता है, और अधिक आदर्श स्थितियों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये निर्देशक सिद्धांतों की तरह काम करने वाले थे, और जितने भी पॉलिटिकल क्लासिक्स लिखे गए वो मनुष्य को एक राजनीति की अध्ययता को एक ऐसे आनंद से भर देते हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए, एक संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। केवल भौतिक समृद्धि सब कुछ नहीं होती है, वरन जो आत्मिक आनंद की स्थिति है। ये सभी ग्रंथ इस प्रकार के लिखे गए थे कि बहुत सारे जो है वो ये अपने 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 युगों में मसीहा तक माने गए। इसीलिए इनका जो कद था इन राजनीतिक सिद्धांतकारों का, वो बहुत ऊंचा था। सुकरात को एक राजनीतिक सिद्धांतकार, एक सिद्धांतकार ही था, लेकिन सुकरात को उसी तरह से पूजा गया ग्रीस में जैसे कि ईसा मसीह को पूजा जाता है। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स दुनिया के करोड़ों मजदूरों के लिए ईश्वर से कम नहीं है। इसी प्रकार की स्थिति बहुत सारे सिद्धांतकारों की रही। रूसो और लॉक, ये सब सिद्धांतकार जो है वो क्रांतिकारियों के आदर्श माने जाते हैं, मसीहा माने जाते हैं। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि उन्होंने केवल राजनीति के क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ करके एक सुंदर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कैसे हो सकता है, इनका ध्यान सिर्फ उसी स्थिति पर रहा, और उसी स्थिति को व्यवहार में लाने का प्रयास इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ताउम्र किया था। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का यह जो मूल्य है कि उन्होंने मूल्यों को सबसे ऊपर रखा था, यही सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि रही इनकी। तो अब हम अगले वीडियो में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में व्यवस्थित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।